स्टूडेंट और जितने भी शिक्षक बंधु हैं, आज हम मिलने जा रहे हैं पिंकी कुमारी से, जो हमारे स्कूल के छात्रा हैं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय जगबंद पश्चिमी। पिंकी कुमारी, जिनका थर्ड पूरे ब्लॉक में थर्ड स्थान है और स्कूल के टॉपर है हमारी। इनका मार्क कितना है आपका? 449, 449 मार्क्स इन्होंने लाया इस 10वीं की परीक्षा में बिहार बोर्ड से। सबसे पहले तो हम परिचय चाहते हैं कि पिंकी अपना परिचय दें, कितना नाम वगैरह बताएं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पिंकी कुमारी है। आपके पिताजी का नाम? सुधीर शर्मा। और माताजी का नाम? फूल देवी। कहाँ के निवासी हैं आप? हीरोपट्टी। हीरोपट्टी के। और इस विद्यालय में कब से कब तक पढ़ रहे हैं? हम क्लास 1 नहीं पढ़े थे, क्लास 2 से लेकर क्लास 10 तक इसी स्कूल में पढ़े। क्लास 2 से लेकर क्लास 10 तक? ठीक, जोर से बोलिएगा। तो ये हमारी हीरोपट्टी के ही हैं, स्कूल के हैं छात्रा, और कड़ी मेहनत से सफलता इन्होंने हासिल की है। तो सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहेंगे कि आपको बहुत बहुत बधाई कि आप भविष्य में भी आप अच्छा करें, और ये जो 10th में आप कड़ी मेहनत करके जो रिजल्ट आया है इसके लिए भी आपको कोटि कोटि बधाई। और हमारे तरफ से नहीं, हमारे स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी की तरफ से आपको फिर से एक बार बधाई। तो शुरू करते हैं हम लोग कि ये तैयारी जब शुरू कर रहे थे तो आपको लग रहा था कि ये इतना मार्क्स आ जाएगा, या फिर आपका क्या टारगेट था और कितना आया? जो टारगेट आप किए थे वो आ गए या फिर कुछ कम था? टारगेट तो मेरा था 450 का, लगभग उसके आसपास आ गया। और सर सब भी बोले थे कि 450 कम से कम तुमको लाना होगा। मेरे घर पे भी बोला गया था जितना हो सके उतना मेहनत करो। तो हम 450 का उम्मीद लगाए थे, 449 आया, ठीक ठाक आया मेरे उम्मीद के हिसाब से। ओके, ठीक है। ये पढ़ाई का क्या शेड्यूल था, कैसे पढ़ाई करते थे आप? सुबह में मेरा कोचिंग होता था तो हम सुबह कोचिंग जाते थे, और स्कूल तो हम कभी छोड़ते नहीं थे, रोज स्कूल भी आते थे, रोज कोचिंग भी जाते थे। स्कूल कोचिंग के बाद जो टाइम हमको मिलता था शाम में, उसमें थोड़ा पढ़ाई भी करते थे, खेलते भी थे। जब हमको टाइम मिलता था हम तब पढ़ाई करते थे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कई लोग को यह रहता है कि स्कूल नहीं जाना है, सिर्फ कोचिंग ही करना है तो उससे खूब अच्छा मार्क्स हो जाएगा, और स्कूल जाना को एक बाधा के तौर पर लेते हैं कि स्कूल जाएंगे तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा और हमारा मार्क गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। इस बात को पिंकी ने झुठलाया है कि हम स्कूल अगर जाते हैं तो स्कूल में जो है सीखने का बड़ा मौका मिलता है। स्कूल में लगातार आपका क्लास चल रहा था और उसका भी लाभ ले लिए हैं, और कोचिंग भी गए हैं, और अपना घर पे भी सेल्फ स्टडी किए हैं। यानी स्कूल जो है जाना जो है बाधा नहीं है, बल्कि आपके पढ़ाई में अच्छे मार्क्स के लिए एक और अच्छा मौका है। इसके अलावा अब यहाँ देखिए कि कई लोग का यह रहता है कि कोचिंग पे पूरा फोकस कर देते हैं, स्कूल पे पूरा फोकस कर देते हैं, या फिर ना कोचिंग जाते हैं ना स्कूल जाते हैं, सेल्फ स्टडी ही करने लगते हैं। आपके हिसाब से एक स्टूडेंट जो हमारे 9वां से 10वां में जाने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या सुझाव है? उनके लिए मेरा यही सुझाव होगा, अगर वो कोचिंग करना चाहते हैं तो कोचिंग करें। कोचिंग में जो उनको होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क पूरा कंप्लीट करें। अगर उनका स्कूल जाने का मन है, और स्कूल जाना चाहिए क्योंकि आजकल स्कूल में भी बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, वो स्कूल जाए, स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से सीखे। उसके बाद वो घर पे आए और स्कूल में जो पढ़ाया गया उसका रिविज़न करे, जो होमवर्क मिला उसको कंप्लीट करे। उसके बाद जो बाकी टाइम बचा है उसमें नोट्स बनाए और उसको याद करें। ओके, बहुत बढ़िया। आमतौर पर जैसे आपका क्लास चल रहा है, आप जैसे स्कूल में जा रहे हैं और मान लेते हैं छठा चैप्टर शुरू होने वाला है, तो उसको एक बार घर पे पढ़ लिया कीजिए। फिर स्कूल गए, सर आपको पढ़ाएंगे, उस समय जो सर पढ़ाएंगे उस समय आपको क्वेश्चन अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप पहले से पढ़ लिए हैं। तो क्वेश्चन पूछ के अपना डाउट क्लियर कर लीजिए, और घर पे पढ़ने के बाद फिर उस चैप्टर को 6 लेसन 6 को फिर से पढ़ लीजिए, तो उस सब्जेक्ट पे जो है पूरा पकड़ हो जाएगा। ओके, आपने नोट्स भी बनाया था? नोट्स तो हम नहीं बनाए थे, क्वेश्चन आंसर, हाँ, जो हमको क्वेश्चन आंसर होता था वो हम करते थे, जो हमको सर के द्वारा दिया जाता था हम उसको भी करते थे, बनाते थे, याद करते थे और फेयर करते थे। ओके, बहुत बढ़िया। तो सबसे बड़ी बात एक और पॉइंट आउट है कि फेयर कॉपी वाला जो है, कई लोगों को लगता है फेयर कॉपी वैसे ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। फेयर कॉपी जब करते हैं तो आपका हाथ का प्रैक्टिस होता है, बार बार लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर बनाने की क्षमता होती है, और इस तरह से आपका धीरे धीरे डेवलप होता है। फेयर कॉपी बनाने से आपको क्या लाभ हुआ? सर, फेयर कॉपी बनाने से पहला बात तो ये होता है कि जितना भी मेन पॉइंट सब होता है वो फेयर कॉपी में होता है। अगर हमको कभी ज़रूरी होगा तो हम वो फेयर कॉपी यूज कर सकते हैं। उसके बाद उससे लिखने का स्पीड बढ़ता है और राइटिंग भी बनता है। ओके,
किताब किताब क्यों, मान लीजिए किताब शुरू में उत्साह में लोग किताब खरीद लेते हैं, किताब खरीदने के बाद फिर जो है उसको पढ़ते नहीं हैं, रीड नहीं करते हैं। तो क्या हर एक सब्जेक्ट जैसे इतिहास हो गया, एसएसटी का हो गया, जितना भी हो गया, साइंस का हो गया, हिंदी हो गया, तो 1 से लेकर के आखिरी चैप्टर तक लाइन बाय लाइन आपने पढ़ा था? लाइन बाय लाइन तो हम नहीं पढ़े किसी भी चैप्टर को पूरा, लेकिन उसमें जो मेन पढ़े हैं लेकिन उतना ध्यान नहीं दिए। जहाँ पे हमको लगा कि नहीं ये मेन पॉइंट है, इसका यूज हो सकता है, उसको हम याद किए हाईलाइट करके। अच्छा, देखिए थोड़ा सा अंतर होता है। लिखते प्रश्न एग्जाम में सारे बच्चे लिखते हैं, सारा का सारा उत्तर भी देते हैं, लेकिन एक लिखने का जो तरीका होता है हर एक स्टूडेंट का, टॉपर का, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको अच्छे मार्क्स आ जाते हैं वही आंसर में। तो कॉपी लिखते समय एग्जाम हॉल में आपने कौन कौन सा ऐसा तरीका अपनाया जो आप अपने भाई को शेयर कर सके ताकि वो भी लाभान्वित हो सके? एग्जाम में कॉपी लिखने से पहले जो क्वेश्चन नंबर होता है उसको प्रश्नोत्तर संख्या 1 या फिर 2 जो होता है वो लिख के मैंने उसको पहले ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दिया। उसके बाद जैसे निबंध होता है हिंदी में, मैथिली में, उसका मेन पॉइंट होता है जैसे तैयारी, कार्य, वो सब मेन पॉइंट पहले लिख दिया ब्लैक पेन से। उसके बाद उसको अंडरलाइन कर दिया, फिर डैश देकर ब्लू पेन से उसका डिटेल सब लिख दिया। ओके, यानी अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना सबसे जरूरी होता है एग्जाम में जब भी आप लिखते हैं। इस तैयारी में जो है आपके माता पिता का क्या योगदान है? माता पिता का तो योगदान काफ़ी अच्छा रहा। उन्होंने कभी हमको पढ़ाई के अलावा कोई और दूसरा काम करने को नहीं कहा। अगर मेरा मन होता था तो कभी हम कुछ कर लेते थे, वरना हमको फोर्स नहीं किया जाता था काम करने के लिए। ओके, आपको बता दें कि ये हमारी जो छात्रा है ये सिर्फ पढ़ाई में नहीं, लगातार आपका हमेशा क्लास 2, 3 से ही 5, 6, 7, 8, 9 तक ये फर्स्ट ही आई थी और अपने स्कूल की हमेशा टॉपर बनी और आज भी वो टॉपर ही है। और ये सिलसिला जो लगातार चलता आ रहा है। इसके अलावा जो है पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी इन्होंने कई सारे मेडल प्राप्त किए हैं, कई सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं। डांस में इनका सर्टिफिकेट फर्स्ट डिवीजन आया हुआ है और 26 जनवरी वगैरह में सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसमें खुलकर इन्होंने भाग लिया है। तो क्या कभी ऐसा लगा है कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं जिससे हमारी पढ़ाई में बाधा आ रही है? नहीं, ऐसा तो हमको कभी नहीं लगा। और सांस्कृतिक कार्य में क्या भाग लेने से क्या समय बर्बाद हो जाता है? नहीं, समय नहीं बर्बाद होता है, उससे हमें एक नया कला जानने को मिलता है, नई जानकारी प्राप्त होती है। अगर सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे डांस हुआ, गाना हुआ, अगर हम किसी में भाग लेते तो हमको उसमें रुचि बढ़ता है और उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। बिल्कुल सही। तो हमें सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या जो भी क्षेत्र है, हर एक स्टूडेंट को जो है हर एक चीज़ सीखना चाहिए और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। यानी हमारे महात्मा गांधी भी ने कहा था कि पूरी तरह से विकास होना चाहिए, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से और हर एक चीज़ से। तो तभी होगा जब पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी हम शामिल हों और सब चीज़ को देखें। ऐसा नहीं कि सिर्फ किताबी कीड़ा बन जाए और ऐसा नहीं कि बस खेल कूद ही करते रह जाए। इसी तरह से अब देखते हैं कि जब आप पढ़ाई शुरू कर रहे थे जब भी, तो पढ़ाई का एक नियत समय था या फिर या कभी भी बैठ जाते थे पढ़ने के लिए? नियत समय था, जैसे कि स्कूल का छुट्टी 3 बजे 4 बजे होता था, उसके बाद 1 घंटा रेस्ट किए, फिर थोड़ा सा पढ़ लिए, फिर शाम में थोड़ा सा इधर उधर घूम लिए और उसके बाद फिर पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। अच्छा, मोबाइल का इस्तेमाल जो है, मोबाइल आजकल बाधा बन रहा है बच्चों को, विद्यार्थी को, जो भी हमारे छात्र छात्राएँ हैं, लेकिन क्या मोबाइल ने कभी आपको डिस्टर्ब किया? मोबाइल तो हम उतना नहीं चलाते थे। मोबाइल से पढ़ने में कुछ हेल्प मिला? हाँ, पढ़ने में मोबाइल से हमको हेल्प मिला। जो क्वेश्चन में हमको डाउट होता था हम वो मोबाइल से देख के उसको क्लियर कर लेते थे, चाहे वो मैथ का हो, साइंस का हो या सोशल साइंस का हो, किसी का भी हम उसको फ़ोन से डिटेल एकदम पढ़ लेते थे। ये कई बार ये होता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते एक विषय पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते जो थोड़ा सा उबाऊपन आ जाता है, उस उबाऊपन में क्या करते थे? उबाऊपन में घूमने लगते थे, पानी पी लेते थे या फिर हम ज़्यादातर सेंटर फ्रूट खा के पढ़ते थे, क्योंकि उससे माइंड चलता रहता है और ना ही हमको नींद होता है और ना ही उबाऊ फील होता है। ओके, चलिए एक नया तरीका है पढ़ने का। और क्या पूछते हैं कि आपका फेवरेट कलर क्या है? ब्लैक कलर है, ठीक है। ओके, फेवरेट प्लेस क्या है? हम तो कहीं गए नहीं है। तब भी कि ऐसा जगह मौका मिले तो जाएं हम? पता नहीं, कुछ भी, एनीथिंग, लंदन, दिल्ली, कलकत्ता, कहीं भी, कुछ भी, या पार्क में, बगीचा में या मंदिर में, कुछ भी, जहाँ जाने से खुशी मिलता है? नहीं, अभी तक नहीं सोची, कोई बात नहीं। अच्छा,
फेवरेट जो है सो सब्जेक्ट क्या है? साइंस। ओके। और फेवरेट फूड क्या है, फेवरेट डिश क्या है जो खाना पसंद करे मम्मी को, जैसे आप कहते हैं मम्मी प्लीज़ वो बना दो मुझे, ऐसा? हम तो मांस मछली ज़्यादा खाते हैं। ओके, नॉन वेज पसंद है, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना खाने की आज़ादी है हमारे पास, इसमें कोई गलत नहीं है। अगर आपका हार्ट अलाउ करता है तो आप खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फेवरेट टीचर कौन है आपकी लाइफ में? मेरे लाइफ में सारे। बताइए, एक का नाम लेना मुश्किल होता है। हाँ ठीक है, 2-3 का बता दीजिए, कोई हर्ज नहीं। सर, मेरे लिए तो सभी अच्छे हैं। देखिए, एक सब्जेक्ट, एक होता है कि सब्जेक्ट की जानकारी दे रहे हैं, जो सिलेबस में है वो आप सिलेबस पढ़ा रहे हैं, तो वो लगभग हर एक टीचर करते ही हैं, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते ही हैं। एक नहीं होता है जो जीवन में प्रेरणा देते हैं कि कुछ आगे कर सकें, जब हमारा कॉन्फिडेंस नीचे रहता है, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं हमें आगे बढ़ने के लिए, उदासी के वजह में हमें प्रोत्साहन देते हैं और हम फिर से काम में जुट जाते हैं। उस लिहाज से आप किसे अपना पसंद मानते हैं, ये मैं कह रहा हूँ। सर, उस लिहाज से तो ममता मैम हमको, जब से हम इस स्कूल में आए तब से वो मैम हमको बहुत सपोर्ट करी है। मैम हमको बोलती थी अगर तुम आगे जाकर, ममता मैम और साधना मैम बोल रही है कि अगर तुमको आगे जाके पढ़ाई में कोई फाइनेंशियल डिस्टर्ब होगा तो हमको बोलना, हम जितना हो सकेगा हम उतना हेल्प करेंगे, लेकिन तुम जो है पढ़ाई का भी मत छोड़ना। तो ये बोलती थी। उसके बाद बाकी टीचर्स जो है वो सभी हमको आगे बढ़ने का प्रेरणा देते हैं। ठीक। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है जो स्कूल में कभी झगड़ा किए हैं? बहुत बार। बहुत बार। किससे झगड़ा होता था? दोस्त सबसे। किससे? नाम? फेवरेट फ्रेंड कौन था? पता नहीं, आज तक तो स्कूल में मेरी कोई बेस्ट फ्रेंड बनी नहीं। जो तभी बनी, देखिए शुरुआत में लोग बनते हैं फिर हाँ, तो टूटते हैं। शुरुआत में हम अंजलि को मानते थे, पर अंजलि अभी को। वो ठीक है, तो उससे अर्चना फाइट की क्यों बेस्ट हो गया? फ्रेंड, पता नहीं, वो अर्चना के पास चली गई। अब वो तो मुझसे ज़्यादा बातचीत नहीं होता उसका, अब वो अर्चना की बेस्ट फ्रेंड है, तो इसीलिए मेरी बेस्ट फ्रेंड है लेकिन वो अभी पटना चली गई। अच्छा, किस बात पे आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है? को तो छोटा छोटा बात पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा तुरंत शांत हो जाता है या फिर वो कंटिन्यू मतलब देर तक? हम अकेले रहते हैं तब गुस्सा आराम से शांत हो जाता है। अच्छा, ठीक है। मम्मी पापा का जो है, माँ का कौन सा बात आपको सबसे अच्छा लगता है कि मम्मी का ये बात सबसे अच्छा है, बेस्ट है? और कौन से बात पे एकदम गुस्सा आता है कि मम्मी का ये आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है? मम्मी बोलती है, अगर हमको कुछ करने का मन होता है, कहीं जाने का मन होता है, तो मम्मी बोलती है ये ठीक है चले जाना, और जब बाद में टाइम आता है तो बोलती है नहीं जाना। अच्छा, ये है। सेम क्वेश्चन पिताजी के लिए। पिताजी का कौन सा चीज़ बहुत अच्छा लगता है और कौन सा ऐसा व्यवहार या कुछ ऐसा बात जो गुस्सा ला देता है? पिताजी से हम, अगर हमको कुछ ज़रूरी होता है तो हम उनसे कुछ पैसे मांगते हैं या फिर जो भी हम मांगते हैं वो हमको दे देते हैं। उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। और वो अगर हम छोटा सा भी गलती कर लेते हैं तो वो बहुत गुस्सा करते हैं। अच्छा, ये है। हर एक घर में से ही माता पिता होते हैं गुस्सा करने वाले। खैर कोई बात नहीं, ये सब लाइफ का चलते रहता है। अच्छा, सबसे पहला पुरस्कार कौन सा मिला था आपको याद है? सबसे पहली बार कौन सा पुरस्कार आपने जीता था? डांस में ही जीते थे। डांस में जीते थे। और ड्राइंग एक बार आपने ड्राइंग में भाग लिया था, वो रंगोली बनाने के लिए। हाँ, तो उसका रिजल्ट नहीं आया। नहीं निकला था, सबसे पहले डांस में ही आपको मिला था। ठीक। आगे आपका क्या लक्ष्य है? 11th-12 में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं? सर, साइंस लेना चाहते हैं। साइंस में PCM या PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ? सर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक है, जैसा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेते हैं तो आप डॉक्टर की तरफ जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या इंजीनियर वगैरह क्षेत्र में जाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा मुझे ये बताइए कि ये 10th में तो सब काम अच्छी तरह से हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं, लोग कड़ी मेहनत करते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे विद्यार्थी हैं या आपके दोस्त हैं जो कम नंबर लाए हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो या फिर कुछ बच्चे फेल भी हो गए हैं किसी सब्जेक्ट में, क्रॉस आ गया है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे अपने दोस्तों के लिए? सर, वो सब तो 9th क्लास में या 8th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ती थी, लेकिन पता नहीं 10th में आके वो लोग ठीक से पढ़ नहीं रही थी, इधर उधर ध्यान दे रही थी, इसीलिए उस सबका नंबर कम आया। ओके, कहने का तात्पर्य है कि जो भी आप जिस तरह से 6, 7, 8 में आप लगातार पढ़ाई कर रहे थे, जो आपका एक फ्लो बना हुआ था, एक रिदम बना हुआ था, उस रिदम को नहीं तोड़े। ऐसा नहीं सोचे कि 8 में अच्छा नंबर आ गया तो 9 में हम आराम करेंगे। लगातार जो है रेगुलरिटी जो है, कंटिन्यूटी जो है आपके पढ़ाई में होना चाहिए और ये लगभग होता रहना चाहिए। अच्छा, फेवरेट सॉन्ग कौन सा है आपका? हिंदी। हिंदी कोई भी फेवरेट
या फिर फिल्म कौन सा है फेवरेट फिल्म? साउथ। साउथ में उसमें कोई ऐसा नाम बताइए। सर साउथ में हमको सब फिल्म बराबर अच्छा लगता कौन सा है। एक्टर, फेवरेट एक्टर कौन सा है? अल्लू अर्जुन। कौन? अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन का जो है अभी मोमबत्ती का पुतला बनने वाला है आपका सऊदी अरब में, वहाँ पे उनका बनने वाला है, तुषार म्यूजियम जो है उसमें उनका बनने वाला है। ठीक है, ऐसे शुभकामना करते हैं कि हमारे आगे बढ़े और इनसे प्रेरणा लेकर हमारे बाकी छात्र छात्राएँ हैं वो भी आगे बढ़े, पढ़ाई में मन लगाए और इस तरह से कंटिन्यू करें। आजकल यह देखा जा रहा है कि 10th क्लास में जाते ही लोग मोबाइल पर इस सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है जुड़ते जा रहे हैं। इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ या अन्य भी अलग अलग जो मेथड है वहाँ पे, उसमें अक्सर जो है सो वो मुद्दा बहुत बड़ा बच जाता है और बच्चे की मतलब स्टूडेंट की जो है पढ़ाई बहुत ज़्यादा बाधित है। जैसे कि और भी बहुत सारे मुद्दे आपके नज़र में आए होंगे, तो क्या वो सोशल मीडिया का यूज़ सही है, गलत है या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? आपका इस पर क्या प्रतिक्रिया है? सर ऐसा तो नहीं है कि सोशल मीडिया का यूज बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई सीरियसली पढ़ाई हुआ, तो उसमें अगर आपका मन नहीं लग रहा तो आप 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट देख सकते हैं, लेकिन उस वक्त में सोशल मीडिया का उतना यूज करना ठीक नहीं होगा। और सोशल मीडिया का एक लाभ भी होता है कि उससे हमें जो है नई नई तरह की जानकारियाँ मिलती है, देश विदेश के बारे में जानने को मिलता है और जितनी भी घटनाएँ घटती हैं उन सब के बारे में भी जानकारी मिलती है। ओके, सोशल मीडिया पर आए दिन जो है कई तरह का जो है क्या कहते हैं शिकायत देखने को मिलता है, बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, चाहे बालक हो या बालिका हो, उसमें कई बार जो है सो सामाजिक प्रतिष्ठा का भी हनन होने का भी डर रहता है और कई बार ऐसे में बालिका या बालक उस ट्रैप में फंस जाते हैं। उस ट्रैप से कैसे बचना चाहिए? आपके नज़र में क्या करना चाहिए? तो उससे बचने के लिए उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए ज़्यादातर। अगर हम उस पर ध्यान देते हैं तो हमारा ध्यान पढ़ाई से बिल्कुल भी हट जाएगा, इसीलिए उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। देते हैं हिंदी को कि आगे 11th-12th में जो भी सब्जेक्ट ले अच्छा से पढ़ाई करें और अपने परिवार का नाम रोशन करें, हर परिवार का नाम रोशन करें और जो भी हमारे देश का भी नाम रोशन करें आगे तक के जो इनका लक्ष्य है, IAS बनना हो, डॉक्टर बनना है या जो भी वो बनना चाहते हैं, उनका सपना पूरा हो और ये कंटिन्यू चलता रहे। धन्यवाद।